Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे। दिन शनिवार का है और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं। आप चाहें तो हमसे शेयर मार्केट से संबंधित, अर्थ जगत से संबंधित कोई भी सवाल सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 717 106 और 23 42 10 50। तीनों लाइन दिल्ली के एसटीडी कोड 011 आप लगा लें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए खासतौर पर हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली को। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्रा में। वेलकम शरद। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। तो शुरू करते हैं पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। The key domestic stocks logged strong gains in the week ended yesterday. Sensex finishes near 60,850 points. Nifty settles above 17,850 level. And the US share markets declined yesterday amid concerns about aggressive Federal Reserve action. भारी उतार चढ़ाव वाले कारोबार के बीच इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1511 अंक की बढ़त के साथ 60,842 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 250 अंक की बढ़त के साथ 17,854 पर रहा। अमेरिकी बाजारों में फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने की चिंताओं के बीच गिरावट बनी हुई है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह यानी सोमवार से लेकर कल बंद हुए मार्केट के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया। तो भारी उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा, लेकिन दोनों मार्केट्स में बीएसई एनएसई में तेजी रही है। सप्ताह के 5 कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत हुए हैं। हर दिन सेंसेक्स 60,850 पर रहा, जबकि निफ्टी, जैसा हमने अभी बताया, 17,850 के ऊपर आ गया। इस सप्ताह 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का आम बजट पेश किया, जिसमें करदाताओं के लिए राहत की घोषणा की गई है। साथ ही पूंजीगत निवेश को बढ़ावा दिया गया है और साल 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी का 4.5% रखने की भी बात कही गई है, जो एक बेहद उत्साहजनक खबर है पूरे देश के अर्थव्यवस्था के फ्रंट के लिए। और इस सप्ताह सेंसेक्स में, जैसा हमने बताया, 1511 अंक की बढ़त रही। निफ्टी 250 अंक बढ़ा। विस्तारित बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.45% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.86% बढ़ा है। तो शरद, इसी खबर के साथ टिप्पणी करते हैं। भारी वोलेटिलिटी रही है मार्केट में। बजट आने के साथ ही काफी बढ़ा था, फिर थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन पूरे तौर पे देखें, अगर हॉलिस्टिक व्यू लें, तो पूरे सप्ताह के हर दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़ा है, कुछ खबरों के बीच भी। यानी कि जो निवेशक हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का जो बाजार पर एक भाव है, वो बना हुआ है भरोसा। जी हाँ, बिल्कुल। मार्केट में बजट को लेके बहुत उत्साह था, फिर किसी एक विशेष बिजनेस समूह की खबर की वजह से कुछ वॉलेटिलिटी रही, और फिर हाल में हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो भी काफी उठापटक के बीच रहे। वहां पर फेड की मीटिंग थी हमारे बजट से अगले दिन, उसका आउटकम आना था और 25 बेसिस पॉइंट हालांकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से आया, पर हाल में एक जॉब डेटा निकल के आया जिसमें बताया गया कि 5,17,000 लोगों को जॉब मिली। तो कई बार अच्छी खबर बुरी बन जाती है स्टॉक मार्केट्स में, और उनको लगा कि इसके आने से इन्फ्लेशन शायद और बढ़ सकता है, डिमांड और बढ़ेगी, तो इसलिए फेड हो सकता है आगे रेट ब्रेक ना लगाए, ये जो रेट बढ़ाने का सिलसिला जारी है।
तो इसको लेके मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर्ष मार्केट में उठापटक के कोई अच्छी खबर पे रिएक्ट करता है। तो ये बात सही है कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट बना हुआ है, पर कुल मिला के सेंटिमेंट अभी भी बहुत बुरा नहीं है। We have a first caller on line with us from Delhi, Bharat Bhushan. A warm welcome to you. Please go ahead and ask your question. नमस्कार सभी को। Namaskar. सर नमस्कार। नमस्कार भारत भूषण जी। सर मैं ये देखता हूँ कि सरकार अपने राजकों से घाटा को कम करने के लिए या अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए अपने ही जो सरकारी उनके उपक्रम है, नवरत्न कंपनियां हैं, से आमदनी बढ़ाने की बजाय सरकार जनता पे अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स का भार देती है। क्या ये सही है सर? और दूसरा सर प्रश्न ये है मेरा कि हमारे देश की जो वित्तीय रेटिंग एजेंसी इतनी निम्न स्तर की है कि हमें कोई विदेशी कहेगा कि आपकी कंपनी में ये कमी है, तो हमने क्या इसको दरकिनार कर दिया था? इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल हमारे देश के ऑडिटर कंपनी के कमजोर माने जाए इस तरह से? धन्यवाद सर। भारत भूषण जी, आपका पहला सवाल है कि क्या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का मुनाफा बढ़ाने की वजह, देखिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, वो एक बिजनेस की तरह अपने काम को चलाती हैं और वो पूरी कोशिश, मुझे तो नहीं लगता कोई भी पीएसयू इस प्रकार काम करती है कि उसको मुनाफा ज्यादा ना हो। तो जहां तक फिस्कल डेफिसिट घटाने की बात है, फिस्कल डेफिसिट देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी आपने खबर सुनी, हर्ष पढ़ रहे थे कि 25-26 में ये 4.5% के करीब आ जाएगा, तो धीरे धीरे घटेगा। पीछे कोरोना के दौरान फिस्कल डेफिसिट पूरे विश्व का, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल उथल पुथल हो गया था। जितने भी टारगेट थे उससे पहले भारत सरकार ने बहुत अच्छा फिस्कल डेफिसिट 3.5% के आसपास, बहुत अच्छा फिस्कल प्रूडेंस, हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, वो रखा हुआ था। तो पीएसयू कंपनी अपना काम करती है और नए टैक्सेस, मुझे तो नहीं लगता अभी भारत भूषण जी कोई नए टैक्सेस किसी के ऊपर लगाए गए हैं। मेरी अभी हाल की याददाश्त में कोई ऐसा नया टैक्स मुझे देखने को नहीं मिला, बल्कि इस बार तो बजट में टैक्स की कटौती की गई है अगर आप आयकर की बात करें। दूसरा आपने पूछा कि कोई विदेशी, तो देखिए कोई कुछ भी कहता रहे उससे ठीक है, स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट होता है, स्टॉक मार्केट छोटे बच्चे की तरह होता है, बहुत जल्दी किसी खबर पे रिएक्ट करता है, अच्छी और बुरी पे नेगेटिव रिएक्ट करता है, अच्छी पे खुश भी बहुत जल्दी होता है। तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है और ये ऐसी भारत के खिलाफ ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चलता है निरंतर, कभी हमारी हंगर इंडेक्स पे, कभी यहाँ की गरीबी पे अलग अलग टिप्पणियां आती रहती है। मुझे लग रहा है कुछ विदेशी ऐसे फोर्सेस हैं जो भारत की तरक्की को और भारत की प्रोग्रेस को, कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, हम तीसरी बन सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। वो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि भारत के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा, ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर अल्टीमेटली शेयर मार्केट अपनी जगह जाके स्टेबलाइज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें से चिंता करने की बात है। सरकार ने भी यही बयान दिया है कि हमें इससे स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट में मार्केट फोर्सेस पे होता है, उसके लिए सेबी रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, रिजर्व बैंक है जो बैंकों का देखता है, तो कोई इसमें विशेष चिंता की बात नहीं। कुछ दिन के लिए एक यूफोरिया सा क्रिएट होता है, उसको काफी मीडिया में भी चर्चा होती है, उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है और मार्केट अपने फंडामेंटल्स के आसपास ही लॉन्ग रन में फंक्शन करती है। आप तो अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता लगते हैं मुझे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझ पाए होंगे। जी, योगेश शर्मा हमारे साथ हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका योगेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार कोहली साहब और नमस्कार पूरी टीम को। नमस्कार योगेश जी। सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हम जैसे अपना जो हमारा इक्विटी का एक्सपोजर होता है जी, को बैलेंस करने के लिए फिक्स इनकम एसेट्स में पैसे लगाते हैं कुछ जी, तो उसमें हमारा एक अच्छा विकल्प जो है पीपीएस का रहा है जी। उम्मीद थी कि एफडी के ब्याजों के साथ पीपीएस की भी ब्याज में बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। दूसरा हमें लगा बजट के टाइम पे ऐसा हुआ कि पीपीएस में ब्याज बढ़ेगा, पर उसमें भी अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है जी। तो क्या सर इसमें आशा है कि आगे ब्याज दर बढ़ने के चांस हैं या फिर कुछ और विकल्प भी देखा जाए सामने डेट एलोकेशन के लिए? देखिए योगेश जी, ये बात सच है कि पीपीएफ एक बहुत अच्छा विकल्प है रिटायर्ड लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, और जो लोग अपना कार्य चलाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। पीछे सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर रेट बढ़ाए थे, जो बैंक की फिक्स, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, और भी जो स्कीम्स हैं उस पर कुछ रेट में फेरबदल किया गया था, और इसका जो इंटरेस्ट है वो सरकारी खर्च पर एक बोझ की तरह पड़ता। अभी एक नई स्कीम आपने देखा होगा बजट में अनाउंस की गई, महिला सम्मान निधि की महिला सम्मान पत्र लॉन्च किया गया है,
शेक्सपियर ने एक कहावत बोली थी, हर्ष आपकी बात से मुझे याद आया, नेम्स एंड फॉर्म्स डू नॉट मैटर इन फिलोसफी, कॉल रोज बाय एनी नेम इट विल स्मीट। तो मैं नामों पर मतलब मूल तो ये कि महिलाओं के लिए था, खैर ये तो हंसी मजाक की बात हुई। तो उसमें 7.5% ब्याज 2 साल के लिए 2 लाख रुपए की सीमा रखी गई है। मुझे उम्मीद है, देखिए अब बजट जो है योगेश, आप ये समझिए कि कोई बजट ऐसा माइलस्टोन नहीं है कि बजट एक अंतिम फैसला है। आजकल तो हमने देखा सरकार में एक CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि हर बुधवार को मीटिंग होती है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आती है, मिनी बजट कई दफे बीच बीच में भी आते रहते हैं। तो हम इसको एक माइलस्टोन, एक अंतिम माइलस्टोन ना लेके योगेश, आप सोचिए अगर कुछ सरकार को लगता होगा, और ब्याज की दरें, ये डिपेंड करेगा योगेश कि ब्याज की दरें का ट्रेंड आगे क्या रहता है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आगे PPF पर कोई अनाउंसमेंट की जाए। अगर यहां से रिवर्सल होता है रेपो रेट का या स्लो डाउन हो जाता है तो शायद ना भी हो। इसको इसलिए नहीं छेड़ा गया क्योंकि ये EEE कैटेगरी में आता है। PPF EEE कैटेगरी होता है, इसमें निवेश करते हैं तब एग्जेम्प्ट होता है, इसमें आप रिडीम करते हैं, विड्रॉ करते हैं तब एग्जेम्प्ट होता है, और इसका ब्याज भी एग्जेम्प्ट होता है। बहुत कम योगेश आपको मैं बता देता हूं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं निवेश के जहां पर ये EEE की प्रिविलेज मिलती है। तो शायद इसलिए PPF को अंतिम रखा गया लिस्ट में जहां पर ब्याज बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें टैक्स एडवांटेज साथ में जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए अगर रेट का ट्रेंड रहेगा तो शायद इसमें आने वाले 2-3 महीनों में शायद कोई अनाउंसमेंट निकल के आए, पर प्योरली डिपेंड करेगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स का क्या इस समय रवैया चल रहा है। जी, JS Saluja joins us from Delhi. A warm welcome. Ask your question, please. Good evening to Sharat ji and the entire team. Good evening, Saluja sir. First, in replying to every query. Now, my question is broadly into 2 parts. First, in chemical sector, in amines particularly, there is a duopoly. That means only 2 companies are involved in it, which are doing major business. So I just want to know the views of Mr. Sharat Kohli. And second is the PSU smaller banks. They ran up like anything initially, but after this saga, what we noticed, what is your the future prospects of smaller PSU banks? You are asking about कौन सी 2 कंपनीज की बात कर रहे हैं? माइंस और टेलीकॉम, आई डोंट नो किसकी बात कर रहे थे। ये 2 कंपनीज की आप बात करें। देखिए किसी क्षेत्र में कौन सी कंपनी, क्योंकि हम क्षेत्र ठीक से, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आई। अगर आप बात कर रहे हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, तो वहां पर कंपनी जब काम करती है तो या तो कोई बहुत बड़ा निवेश चाहिए होता है, तब वहां कंपनीज नहीं आ पाती हैं, या पहले से एक ट्रेंड चल रहा है, कोई नया प्लेयर उसमें नहीं आ पाता है, तो इस वजह से वो रहता है। दूसरा, मैं क्योंकि पहला सवाल आपका बहुत क्षेत्र समझ नहीं आया, आवाज स्पष्ट नहीं थी। दूसरा आपने पूछा कि स्मॉलर PSU बैंक का, देखिए PSU बैंक सारे के सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक की बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग रहती है, और सरकारी क्षेत्र के बैंक है, तो छोटा हो या बड़ा हो सलूजा साहब, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता किसी भी बैंक को, जो हाल की घटना हो रही है, सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया है, बैंकों ने भी, स्टेट बैंक ने खुद स्पष्टीकरण दिया है कि बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। तो जब जिसके ऊपर खतरा आपको लग रहा है वो स्वयं ही कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई उसमें आशंका करने की जरूरत है। सारे के सारे बैंक, हमारी बैंकिंग अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, पहले से बहुत बेहतर है, उनके NPA साफ हुए हैं, बैलेंस शीट पहले से ज्यादा हेल्दी है, बहुत लीन बैलेंस शीट्स हो गई हैं। आपने देखा पीछे बैंक निफ्टी में जो उछाल आया, अब मार्केट फोर्सेस में ऊपर नीचे जाता है, पर बैंकों की हालत पहले से कहीं बेहतर है, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। सलूजा साहब, आप बैंकों के एंड से मैं आपको आश्वस्त होकर निश्चिंत रहने की बात कह सकता हूं। We have a story related to what Mr. Saluja has asked. The Reserve Bank of India has said that as a regulator and supervisor, it maintains a constant vigil on the banking sector and on individual banks to maintain financial stability. The RBI statement has come amidst media reports expressing concern about the exposures of Indian banks to business conglomerate. The RBI said, as per the current assessment, the banking sector remains resilient and stable. It added that various parameters relating to capital adequacy, asset quality, liquidity, provision coverage and profitability are healthy. The RBI further added that banks are also in compliance with the large exposure framework guidelines issued by it. जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। जितेंद्र, स्वागत। आपका क्या सवाल है? हाँ, हमारा जो रिपोर्ट आई है, तो जहाँ से आई वो कैसी संस्था है और ये क्या मतलब ये कहाँ तक सच्चाई, जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं?
देखिए जितेंद्र, जहां तक मेरी जानकारी है, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, हम या वैसे इंडिविजुअल कंपनीज की जिक्र नहीं करते, बट जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है तो कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट, तो मैं बिना नाम लिए मैं ये कहूंगा कि उस संस्था की, छोटी छोटी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी जो है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप जिस संस्था की बात कर रहे हैं उसके जो मालिक है, मैंने जब रिसर्च करी और मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता लगा उसके मालिक तो स्वयं 15 दिन की जेल काट के आए हैं और उनके ऊपर अमेरिकन कंपनीज पे ऐसा ही कुछ करने की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता जितेंद्र कि हमें ऐसी निजी संस्थाओं की छोटी मोटी, कभी कोई हमारे देश पर हंगर इंडेक्स पे कमेंट कर देता है, कभी कोई हमारी गरीबी पे, तो ये संस्थाएं अपनी इनकी सोच है, किसी की सोच कुछ भी हो सकती है। अब हम वहां की कंपनी के बारे में आप और हम मिलकर एक कंपनी बनाएं और हम वहां पर टिप्पणी कर दें तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है हमें एक समझदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें ऐसी संस्थाओं पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान, ठीक है, आप रिपोर्ट आई, आप पढ़ लीजिए और आप सतर्क रहिए। आपको अगर निवेश के लिए एक दिशा निर्देश चाहिए तो आप सतर्क होकर चल सकते हैं, पर उसके पीछे हम ओवर रिएक्ट कर जाएं और हम उसमें एक प्रोपेगेंडा एजेंडा की तरह उसको बनाएं, मुझे ये उचित नहीं लगता है समहाउ। जितेंद्र जी। प्रदीप जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। प्रदीप, स्वागत आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि भारत देश पे टोटल कितना कर्ज है बाहर के देशों का और इसका कितना ब्याज हम देते हैं हर साल? देखिए, जो टोटल हमारी जो सॉवरेन डेट है वो इस समय अगर हम स्टेट्स की भी मिला लें, सेंटर की मिला लें, सारी मिला लें, तो हमारे जीडीपी का करीब 80 से 90% के आसपास है। पर प्रदीप जी, इससे अब इसको कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं मुझे कि प्रति व्यक्ति कितनी डेट है, कि हर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। अब उसको आप कर लीजिए, अब मैं तो कहूं घर के एक व्यक्ति पर इतना है, तो इसकी कोई ये मैथमेटिक्स और ये कैलकुलेशन का कोई अंत नहीं है। अब आप कोई व्यक्ति इस बात से दुखी हो जाए, भैया देश के ऊपर इतना कर्ज है, लो मैंने 1.5 लाख रुपए देना है, वो सिर पे हाथ रख के बैठ जाए, तो ना तो किसी नागरिक पे इससे कोई फर्क पड़ रहा है। हम नागरिकों को किस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या देश विकास के पथ पर है, नंबर 1। नंबर 2, जो देश का फिस्कल डिसिप्लिन है वो मेंटेन्ड है कि नहीं, मतलब सरकार जो खर्च कर रही है और जो उसकी आय है उसके बीच में जो गैप है उसको एक निश्चित सीमा में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, वो भी जो लोग अर्थशास्त्र समझते हैं। प्लस आपका इंडिविजुअल, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपका अपना बिजनेस, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चल रहे हैं, आपकी आय बनी हुई है। तो जहां तक कर्ज का है, मैंने आपको रफ एक आंकड़ा दे दिया है, जो ओवरऑल मैंने आपको डेट बताई, तो ये डेट है। बाकी हाँ, अगर आप एक जागरूक अर्थशास्त्र के आंकड़ों को जानने के लिए हैं और आप क्यूरियस है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपकी जानने की इच्छा हुई। पर इस फिगर को लेके ऐसे ऐसे देश भी मैं जानता हूं जहां पर उनकी जीडीपी से कई गुना बढ़ के भी कर्ज है, ऐसे देश भी जानता हूं जहां जीडीपी का 50% कर्ज है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एक आम नागरिक को चिंता करने, और भी तो गम है जमाने में, लोगों को पहले अपने घर की इतनी चिंता होती है, हर्ष राजेश, कि घर में ये राशन खत्म हो गया, बच्चों की फीस कहां से देंगे, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। मुझे लगता है उन चिंताओं को करें हम तो ज्यादा, देश की भी हम इन चीजों की चिंता करने के लिए सरकार है और सरकार इनका ध्यान रखती है और हमें कोई इसमें विशेष मुझे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखना ये चाहिए कि देश का फिस्कल डिसिप्लिन के हालात हैं कि नहीं। और ये भी है कि डेट टू जीडीपी रेशियो जिसकी आप बात कर रहे थे, कई देश तो ऐसे हैं उसमें 250-100% है। अरे हमारे पड़ोस में देख लीजिए आप, अगर हम पाकिस्तान की अगर जिक्र करें, मैं आंकड़े गिनाना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पर क्या हालत है। फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, कुछ दिन का बचा हुआ है, कहां से वो बेचारे तेल लेंगे और बाकी जरूरी खाने पीने का सामान, दवाइयां करेंगे। तो ये अलग अलग देश की परिस्थिति अलग अलग है। पर आपको एक चीज मैं जरूर बता सकता हूं प्रदीप, कि हमारा देश इस समय दुनिया के ज्यादातर देशों से हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, एक चमकता सितारा है। और ये इसमें कोई खाली प्रशंसा करने वाली, अब आप मेरी प्रशंसा करें और मैं आपसे देश की प्रशंसा करूं, ऐसा नहीं है। ये आंकड़ों पर आधारित है और ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आधारित है, जिसमें ये पैरामीटर भी आ जाता है कि देश के ऊपर कितना कर्ज है। इसको मिला के मैं आपको ये ओपिनियन दे रहा हूं। We now move to Bangalore and a warm welcome to N.R. Prasad. Please ask your question. Good evening to the team. Good evening. Prasad from Rajajinagar, Bangalore. Yes, sir. Please go ahead. My query is, see, I don't want to name the company, but someone do a fraud at a global level, sitting somewhere outside India, and does a fraud in the name of short selling, and the company shares comes down by 30 to 40%.
how that company will revive, what will be the future action of that? What would happen to those investors who have invested lakhs of rupees into those companies? Mr. Prasad, you asked the question very pragmatically. I must compliment you for that. See, I think when you are aware of the matter, I think you put it in a very right way that someone has vested interest. If someone is a short seller, they spread a rumor about somebody or they spread the wrong word, and then the prices, stock market is a place which is very reactive to news. We all know that. If there is a good news, suddenly you find the market starts rising. If there is bad news, the market is the first one to react. So I think these are temporary phenomena, and when a news of this sort comes out, whether true or untrue, the market reacts. But if you've been observing the market, Mr. Prasad, for the last few years, or I don't know how long an experience you have in stock market, so you will see that market also has a very short memory. Well, something builds up, it's a euphoria which builds up, and then after a few weeks you find people start forgetting because a new matter comes up, which could be positive or which could be another negative. So I think as far as the investors are concerned, they should remain static. They should not panic. I'm sure the matters will settle down, and over a period of time there will be something else which will be talked about, and this matter would be forgotten, and the market will start coming around its own fundamentals. But these short-term reactions should not impact long-term investors. That is the mantra, Mr. Prasad, which I follow. रत्नाकर हैं हमारे साथ मुंबई से। स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा फर्स्ट सवाल है कि जो अभी इनकम टैक्स का न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बारे में है जी। न्यू रिजीम के लिए जो टैक्स डिडक्शन का वो बढ़ा दिया है जी, उसका हमने नॉर्मल आदमी ने न्यू रिजीम लेना है क्या ओल्ड रिजीम लेना है, ये है। और दूसरा सवाल है, अभी कोहली साहब ने उसके बहुत से आंसर दे दिए कि जब स्पेसिफिक ग्रुप के शेयर नीचे जाते हैं कौन सा रिपोर्ट आता है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, ये होता है। लेकिन बाजार में जो हलचल मचती है उससे सामान्य जो इन्वेस्टर है वो बहुत विचलित होता है जी। इसके लिए क्या करें? देखिए रत्नाकर जी, पहले आपको मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा उसके लिए क्या करें, मैं सीधा आपके सवाल पे, उसके लिए आप मार्केट मंत्रा सुना करें, क्योंकि मार्केट मंत्रा में आपको ऐसी ओपिनियन दी जाती है जो आपकी चिंता को दूर करती है। आप सुन रहे थे, मुझे प्रसन्नता है कि आपने पहले वाले मेरे रिप्लाई सुने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सुन रहे थे। मुझे नहीं लगता कि जो अच्छा समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ऐसी चीजों पर रिएक्ट करना चाहिए, उसको पैनिक नहीं करना चाहिए। और शेयर मार्केट हम ना भूलें रत्नाकर जी, आप तो शेयर मार्केट के वेटरन हैं, आप खूब समझते हैं कि शेयर मार्केट जोखिम भरा होता है। इसमें खबरें आती रहती हैं, खबरें जाती रहती हैं, फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स की पैटर्न बदलती रहती है। तो शेयर मार्केट एक बहुत ही डायनामिक स्थान है और वहां पर ये सब चीजें शेयर मार्केट का हिस्सा हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं उनको पता है ये सब चीजें होती रहेंगी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा मैं शेयर मार्केट को बोलता हूं। आपका दूसरा सवाल था न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम, तो ये रत्नाकर जी डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम का प्रोफाइल क्या है। अगर आप आज भी बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लेते हैं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए आप एटीसी, एटीडी और हाउसिंग लोन भी लेते हैं, तो शायद आपके लिए अब 10-15 लाख इनकम तक के लिए ओल्ड रिजीम अच्छी रहे। और अगर आप ये सब नहीं लेते हैं, डिडक्शन एग्जेम्पशन में नहीं विश्वास रखते हैं और आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो शायद आपको नई रिजीम, तो ये आप उसमें एक अभी पोर्टल में कैलकुलेटर डाल दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप चूज कर सकते हैं आप कौन सी स्कीम लेंगे। और आपको अगर जो बजट के प्रावधान आए हैं आपने ध्यान से सुने हो, तो अब डिफॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम रहेगी। अगर आप कुछ नहीं चूज करते तो न्यू के हिसाब से ही सारा कैलकुलेशन होगा। अगर आपको ओल्ड चूज करनी है, एक फॉर्म निकाला जाएगा, उस फॉर्म भरकर आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। तो ये सारा अगर मैं संक्षेप में बताऊं रत्नाकर जी, तो आपकी टैक्स की प्रोफाइल कैसी है, मतलब आपने कितने डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, हाउसिंग लोन, एटीसी के अंतर्गत, एटीडी के अंतर्गत, एटीईई के अंतर्गत, एटीजी के अंतर्गत, एटीईईबी के अंतर्गत कौन कौन से आपने डिडक्शंस के लिए आप कमिटेड हैं और आप लेना चाहते हैं, इसीलिए दोनों विकल्पों को खुला रखा गया रत्नाकर जी। Ravi Narayan joins us now from Bhilai. A warm welcome. Please go ahead and ask your query. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार रवि जी। अभी आपकी का सवाल जवाब सुनते सुनते मेरे को एक नया थोड़ा सा आ गया, उसको मैं पूछ लेता हूँ, फिर मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता है। ये जो इतना जो इनकम टैक्स के लिए जो नया रजीम और पुराना रजीम, तो जैसे मान लीजिए नया रजीम में का जैसे अभी बताए हैं थ्रेशोल्ड,
तो किसी का यदि 7,20,000 रुपए है तो अब उसका कैलकुलेशन सिर्फ 20,000 पे टैक्स कैलकुलेशन होगा कि 7,20 पे पूरा उस रेंज पे पूरे 7,20 पे टैक्स लगेगा? जी हाँ रवि जी, पहले मैं ये जवाब दे देता हूँ। जब आप 7 लाख क्रॉस करते हैं तो एक सेक्शन 87A के अंतर्गत जो नया प्रावधान लाया गया है न्यू रिजीम में, कि अगर आप 7 लाख तक हैं तो आपको फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप वो जो 25,000 की सेक्शन 87A की एग्जेम्पशन है आप वो ले सकते हैं। पर जैसे ही आप 7 लाख क्रॉस करते हैं तो फिर पूरा आपका स्लैब, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपका प्रश्न था, उसका पूरा स्लैब जो 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख जो स्लैब्स बनाए गए हैं वो स्लैब आपके ऊपर रवि जी फिर लागू हो जाएगा। तो पर अगर यही 7,20,000 सैलरी है आपकी, तो सैलरी में क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 की अब न्यू रिजीम में ला दी गई है, तो आप 7,20,000 में से 50 घटाएंगे तो वो 670 रह जाएगा, तो फिर आप 87A का लाभ उठा सकते हैं। तो ये 7,20,000, अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं और ये समझूं कि 7,20,000 आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है, तो फिर आपके ऊपर पूरा वो स्लैब अप्लाई करेगा 0 से 3 लाख और 3 से 6 लाख। आपका दूसरा हिस्सा भी था कुछ, अगर आप पूछना चाहेंगे? चलिए अगली बार से जी मूविंग ऑन। और बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री के भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा पर बजट कटौती के मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। SPS Jain from Delhi, Noida joins us. We welcome you, Mr. Jain. Please ask your question. हाँ, नमस्कार जी, कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। ये बजट तो बहुत अच्छा हुआ। मैं एक इनकम टैक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जो प्रोफेशनल्स के लिए 45 ADA में लिमिट बढ़ाई है 50 लाख से जी 5 लाख जी, तो इसमें ऑटोमेटिकली आप आधा अपना खर्चा निकाल सकते हैं जी। लेकिन क्या आपको एक्चुअल कहीं हिसाब रखना पड़ेगा कि आपका इतना खर्चा हुआ, या ये अश्यूम किया जाएगा कि इसके कोई मतलब इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये बताइए। जैन साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको प्रिजम्पटिव टैक्स कहते हैं, जो 45 ADA की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो 75 लाख कर दिया गया है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। बिल्कुल प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का अर्थ ही यही है जैन साहब। बिल्कुल निश्चिंत हो रहे हैं और आप इसको निश्चिंत होकर सुने कि आपको कोई खाते, कोई हिसाब किताब आपसे नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही आप प्रिजम्पटिव टैक्स चूज करते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं, कैश बुक, लेजर कुछ रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अब आपकी रिसीट्स 75 लाख तक है तो आप उसमें से 50% नॉकआउट करिए। जो बाकी मान लीजिए 60 लाख की आपकी टर्नओवर है तो आप उसमें से 30 लाख घटाइए, बाकी के 30 लाख पे सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दीजिए। तो आपके तो प्रश्न का बिल्कुल सटीक सीधा आंसर है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये चैन से सोने वाला सेक्शन मैं इसको मानता हूं। प्रिजम्पटिव टैक्स, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं। आधा दीजिए और आधे पर टैक्स देके बिल्कुल चैन की नींद सोइए जी। Moving on, the 3 major U.S. stock indices ended lower yesterday. Amid strong jobs data, the Nasdaq Composite Index plunged 1.6%, the S&P 500 lost 1%, and the Dow Jones Industrial Average declined 0.4%. However, the S&P 500 posted a gain for the week to close near 5-month high level. The Nasdaq also logged its 5th straight weekly rise, which is longest such streak since late 2021. The S&P 500 gained earlier this week after comments that were more dovish than expected from Fed Chair Jeremy Powell, who acknowledged progress in the fight against inflation. So what are your expectations, Sharad? Will the Fed be aggressive going forward? I think it's a bit early to say, Rajesh, but I think we are seeing the change in stance as far as the comments from Jerome Powell are concerned. I mean, all this while, Rajesh, we've been speaking about it and we've been hearing a bit of hawkish comments from there. For the first time after a long time, we've seen from hawkish to slightly dovish that, I think enough is enough, because the governors and the Fed representatives from all the states in the United States, I think they have been now advocating the fact that I think we've done enough. You need to slow down, hang on man, don't press the accelerator now. So I think things we might see, and we should not forget a very important point here. We should not forget that the lagged effect of these rate hikes is felt after a few months, and which we are seeing right now. So expect things to improve from here. बिल्कुल, आज के लिए मार्केट मंत्रा में इतना ही। शरद, आप आए, सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स हर्ष, थैंक्स राजेश. And thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, the key domestic stocks logged strong gains in the week ended yesterday. Sensex finishes near 60,850 points. Nifty settles above 17,850 level. And the U.S. share markets declined yesterday amid concerns about aggressive Federal Reserve action. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra, Market Mantra.